हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 1.1 में 13 क्वेश्चन का मैंने कल फर्स्ट पार्ट कराया था। एक बार पढ़ देता हूँ शुरू से क्वेश्चन को। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर दे रखा था। तो ए जो दे रखा था इन्होंने, उसके अंदर क्या दे रखे थे? सभी बहुभुज। सभी बहुभुज क्या? इसके अंदर मतलब कहने का त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, इसके अंदर पंचभुज भी है, षटभुज भी हैं। सभी बहुभुज, जितने भी बहुभुज हैं वो सारे किसके अंदर है? ए के अंदर है। फिर उन्होंने एक आर रिलेशन दिया था। आर रिलेशन बताना क्या दिया था? वैसे वो मैंने पार्ट कल करा दिया था, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। क्या दे रखा था इसके अंदर? आर के अंदर P1 कोमा P2, P1 कोमा P2 सच दैट क्या दे रखा था? ये P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्याएं समान है। मतलब P1 जो भी है, सपोज P1 त्रिभुज है, तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? 3। तो P2 की भुजाएं भी कैसी हैं? मतलब 3 ही आएंगी। दोनों की भुजाओं की जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं? समान है। इसके अंदर यदि 4 भुजा है तो P2 के अंदर कितनी भुजाओं का होगा? 4 भुजाओं का। 4 भुजाओं का क्या होगा? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में कितनी संख्या कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो उसमें भी कितनी भुजाएं आएंगी? 4। इन्होंने ऐसा लिख रखा कि P1 में और P2 में दोनों में जो भुजाएं हैं वो भुजाओं की संख्याएं कैसी हैं? समान है। तो इसे मैंने कल तुल्यता संबंध दिखाया था। तुल्यता संबंध कैसे दिखाया था भाई? P1 हो कोई और दोबारा से P1 हो, हम जानते हैं कि P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्याएं कैसी होती हैं? समान। भाई P1 के अंदर कुछ भी है, मान लीजिए P1 के अंदर त्रिभुज है सब तरह के। P1 के अंदर क्या है? सब तरह के त्रिभुज। कोई कैसा बना दिया उल्टे सीधे, मतलब। तो इसमें जो बहुभुज हैं तो वो त्रिभुज हैं, ठीक है। फिर दोबारा से मैंने P1 ही बना लिया, फिर ये लिख दिया। तो इसमें इनकी भुजाओं की संख्या कितनी? 3। इसमें P1 में भुजाओं की संख्या कितनी आएंगी? 3। तो P1 तथा P1 में ठीक है, P1 तथा किसमें? P1 में भुजाओं की संख्याएं कैसी होंगी? समान होंगी। तो P1 P1 किसको बिलोंग करेगा? R को। इसीलिए कैसा संबंध हो जाएगा? अब यदि P1 और दूसरा क्या लें? P2। P1 और P2 में, ठीक है, उनकी भुजाओं की संख्याएं कैसी हैं? समान। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्याएं समान है, तो P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्याएं समान होंगी। तो P1 P2 किसको बिलोंग कर गया? R को। तो P2 और P1 भी बिलोंग कर गया R को। तो इसीलिए सम्मित संबंध हो जाएगा। स्वतुल्य भी मैंने कल बता दिया था। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, P2 तथा P3 की समान है, तो P1 और किसकी भी समान हो जाएंगी। तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा? संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो ये कौन सा संबंध हो गया था कल? ये तुल्यता संबंध। अब आगे पढ़िए, इसमें क्या दिया? आगे ये दिया 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के ठीक है, समुच्चय देखना क्या लिख रहा था इन्होंने? 3, 4 भुजाओं वाले से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसे इसमें जो 3, 4 और 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव ज्ञात करने। तो ए में क्या आएंगे? सभी त्रिभुज आएंगे। भाई एक बात देखो, 3, 4 और 5, एक तो भुजा कितनी? 3 और एक 4, समकोण त्रिभुज बनेगा। ये क्या बनेगा? ये समकोण त्रिभुज। तो ए के अंदर जो भी क्या आएंगी? तो इसमें सभी त्रिभुज आ जाएंगे। भाई जब ये त्रिभुज है तो ए के अंदर सभी क्या आएंगे? त्रिभुज। तो इसमें जो समुच्चय ए आएगा, समुच्चय कौन सा? समुच्चय ए सभी त्रिभुजों का समुच्चय
है, बस ये आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब भाई जब जैसे हमारे पास क्वेश्चन था ए के अंदर क्या थी, समझना, फिर भी एक बार दोबारा से समझाता हूं इसको, कोशिश करते हैं। ए के अंदर क्या थे, सभी बहुभुज थे। फिर जो रिलेशन इन्होंने आर दिया था, रिलेशन आर में क्या थे हमारे पास, P1 और क्या थे, P2। P1 और क्या थे, P2। तो जितनी, मतलब जो इसके अंदर है P1 के अंदर, वही किसके अंदर है, P2 के अंदर। तो इसमें जो भी आए, मतलब इनकी भुजाओं की संख्या कैसी थी, समान थी। अब जब ये आया, इन्होंने ये दिया 3 4 और 5 दिया, ये त्रिभुज कैसा है, समकोण। और समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 3। तो ए के अंदर सभी भुजाओं मतलब जितने भी त्रिभुज होंगे वो सारे आएंगे। तो ए के अंदर जो आएंगे सभी त्रिभुजों का समुच्चय आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है और एल में आर दे रखा। एल में क्या दे रखा, आर। आर के अंदर क्या दे रखी, L1 कोमा L2, सच दैट L1 समांतर L2 के द्वारा परिभाषित संबंध आ रहे, सिद्ध कीजिए आर तुल्यता संबंध है। L1 समांतर है किसके, L2 के। मैंने एक रेखा ये खींची L1, फिर दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर खींची, फिर भी वो भी L1 ही नहीं आएगी क्या, L1 L1 समांतर नहीं होंगी क्या, L1 भाई जब इसी के ऊपर है ये, तो इसके समांतर होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, स्व तुल्य संबंध। हम जानते हैं कि रेखा, हम जानते हैं कि रेखा L1, रेखा L1 की, नहीं L2 नहीं लेंगे, L1 ही लेंगे, स्वतुल्य दिखाना। हम जानते हैं कि रेखा L1, रेखा L1 की समांतर होती है। अर्थात क्या हुआ, मतलब L1 किसको बिलोंग करेगा, और L1 सॉरी बिलोंग करेगा किसको, इसीलिए संबंध आर, इसीलिए संबंध आर कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद क्या देखेंगे, समित। यदि रेखा L1 L2 के समांतर है तब रेखा L2 L1 के समांतर है। अर्थात L1 L2 बिलोंग करता है किसको, R को, तो L2 L1 भी बिलोंग करता है, इसलिए संबंध कैसा है, समित संबंध। अब एक बात संक्रामक की भी सुन लो। ये रेखा हमारे पास है L1, ये रेखा है क्या, और ये रेखा है क्या, रेखा L1 किसके समांतर है, और L2 किसके समांतर है, L1 L3 के समांतर होगी या नहीं होगी। तो संक्रामक में क्या लिखेंगे, बस सुन लीजिए। यदि रेखा L1 L2 के समांतर है तथा L2 L3 के समांतर है, तब अवश्य ही रेखा L1 L3 के समांतर है। अर्थात L1 L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 L3 बिलोंग्स टू R, implies L1 L3 अतः संबंध संक्रामक संबंध। इसलिए संबंध कैसा है, संक्रामक संबंध है। फिर आखिरी में क्या लिख देंगे, तुल्यता संबंध है। ठीक है, चलिए करिए। कर लिया भी सारा,
कर लोगे तू। अब जरा आगे पढ़िए, तो तीनों संबंध हो गए तो कैसा संबंध हो जाएगा, तुल्यता हो गया। आगे पढ़िए, रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इस रेखा से संबंधित, तो इससे संबंधित इसके समांतर रेखा देखनी पड़ेगी। देखिए कोई रेखा हमारे पास हो, y बराबर मान लिया 5x प्लस या क्या दे रखा है 2x+4, इसके बाद जो लिखना इसका सेकंड पार्ट, तो इसके समांतर आएंगी वो सभी रेखा, इसके समांतर समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना। तो रेखा क्या y बराबर 2x+4 की समांतर रेखा का समीकरण। किसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो जहां एक कांस्टेंट है वहां पे लैम्डा आ जाता है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2x प्लस लैम्डा। ये शायद 10th में आपने पढ़ा होगा, लिख नहीं पढ़ा तो मैं लिख देता हूं चलो। रेखा ax प्लस by प्लस c के बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस लैम्डा बराबर 0 हो जाता है। इसके लंबवत भी पढ़ा होगा, लंबवत भी लिख देता हूं चलो। रेखा क्या ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण। लंबवत कैसे निकालते हैं, x का गुणांक y पे चला जाता है जैसे, और y का गुणांक x पे, तो ये आएगा bx, बीच में आता है माइनस, ये क्या आ जाएगा और प्लस क्या जुड़ जाएगा। यदि समांतर रेखा देखें, किसी रेखा की समांतर रेखा देखें तो जहां c है बस वहां क्या आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा। और यदि क्या निकालना हो, लंबवत रेखा निकालनी हो, तो x का गुणांक किस पे चला जाएगा y पे, और y का गुणांक किस पे चला जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा और प्लस क्या जुड़ जाएगा लैम्डा। किसी रेखा के हम लंबवत रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं इस कंडीशन से। तो इसमें इसके समांतर रेखा का समीकरण ये आ जाएगा, तो इससे संबंधित रेखा सब यही आ जाएंगी, तो इसी के समांतर जो भी रेखा होंगी वो सब इससे संबंधित होंगी, तो बस ये आ जाएगा इसमें। हाँ इसके नीचे ये तो इसका पार्ट हो गया, ये तो वो 10th के फॉर्मूले हो गए, उन्हें अलग से नोट कर लो। और इसके बाद 15 देख लो, समुच्चय दे रखा 1 2 3 4 में r कोई संबंध दे रखा, तो सबसे पहले देखना r स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं। तो पहले वाला चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या आना चाहिए भाई, 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए, 3 3 भी आना चाहिए, 4 4 भी आना चाहिए। आ रहा है क्या सभी, 1 1 आ रहा, 2 2 आ रहा, 3 3 आ रहा और 4 4 आ रहा, तो कैसा संबंध है ये बात सही है। फिर कह रहा है सममित भी होना चाहिए। सममित के लिए बताना क्या, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 है क्या इसके अंदर, तो सममित है क्या ये, पहले वाला ऑप्शन सही है क्या। अरे पहले वाला नहीं, मतलब ए पार्ट देखो ना, पूरा पढ़ो ना इसे, ये उसका भी पहले वाला ही कह रहा है। अरे पहले वाले का मतलब ए पार्ट, अरे तुम ये पहले कोई क्या लगा इसको ही, अब मुझे इस मारे लिखना पड़ेगा ये सम्मित। किंतु तुम्हें ऐसे कह रहा है पहले वाला है, ये संक्रामक नहीं है। पहले वाला सही है क्या ये, क्योंकि क्या नहीं आ रहा, सम्मित नहीं आ रहा।
ये पहले वाले को क्या ला, अरे तो ऑप्शन तो एक ही तो बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी नहीं ये सही है तो नू जी हाँ जी पहले वाला सही है। चलो दूसरे पे आइए। आर स्वतुल्य स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। देखना भाई ये सही है या नहीं है, स्वतुल्य तो है ही, सम्मित तो है नहीं ना। अब क्या चेक करना हमें, संक्रामक देखते हैं। जैसे एक दो है फिर इसे लेंगे, एक दो मिल जाएगा, और कोई दो से एक तीन, एक तीन मिल जाएगा सही है, और तीन दो लेवे यदि, और दो तीन दो मिल जाएगा, तो यही सही आ रहा है इसमें। कौन सा सही आ रहा, फिर भी हम सी को भी चेक करेंगे। आर सम्मित है तथा संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है, बस स्वतुल्य तो है ही है, और इसे क्या स्वतुल्य नहीं है इसमें, तो सी वाला तो गलत है। आर एक तुल्यता संबंध है क्या, तुल्यता कैसे हो जाएगा, जब सम्मिति नहीं है तो तुल्यता कैसे हो जाएगा, तो कौन सा पार्ट सही है, बी पार्ट सही है। 16वां देखो अब, हाँ हो गया, ऑप्शन ही तो बताना कौन सा सही है, ये बुक में तो पढ़ता नहीं, इसे ही नहीं पता लगता क्वेश्चन हो गया या नहीं हो गया। एन में आर बराबर, अरे तुम्हें पता नहीं लगा, इसमें से चार ऑप्शन है शिवा, चार ऑप्शन है, वो पूछा था कौन सा सही है, अरे ये हमने बता दिया सही है, तो हुआ है नहीं हुआ क्वेश्चन, तो तुम्हें ये हो गया, हो गया। ए बी सच दैट ए बराबर बी -2, बी बड़ा है 6 से। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद आया भी था एक बार एग्जाम में। 2 4 बिलोंग करता है आर को, बी में क्या दे रखा है भाई, 3 8 बिलोंग करता है किसको, आर को। सी में क्या दे रखा, 6 8 बिलोंग करता है आर को। डी में क्या दे रखा, 8 7। ये बताना कौन सा सही है, पहले वाले को चेक करते हैं। ए की जगह 2 रख दो, बी की जगह 4, ए की जगह 2 रख दो, बी की जगह 4, बराबर तो आ रहे, पर बी किससे बड़ा लेना, तो बी 4 हो सके क्या, तो बी किससे बड़ा लेना, तो ये वाला सही है क्या, क्योंकि बी 6 से बड़ा है और इसमें बी का मान कितना, इसे चेक करें या नहीं करेंगे, कर लेंगे, क्योंकि बी का मान किससे बड़ा, 6 से। जरा रख के देखिए इसमें, ए की जगह क्या रखना, बराबर बी की जगह क्या रखना, 8 में से क्या घटाने, 8 में से 2 गए, बराबर हो जाओगे क्या, ये 3 6 के बराबर हो जाएगा क्या, तो ये वाला सही है क्या। अब जरा यहाँ आ जाइए, इसमें बी का मान 8 है ना, 6 से बड़ा है, रख के देख लो। ए की जगह क्या रखना, 6, बी की जगह क्या रखना, कितना, करेक्ट आ रहा ना, कौन सा सही है, सी सही है। डी को चेक ना करूं, कर लो, गलत तो आएगी तो इतने में तो कर भी लेते हैं चेक। तो एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुई ना, नेक्स्ट के लिए देखिए अब। चलिए अब परिभाषा पढ़ेंगे हम। एकैकी फलन, एकैकी फलन को एकक फलन भी बोल देते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या होता है, एक फलन f सच दैट x इंटू वाई, x होते हैं इसके डोमेन और y कहलाता है इसका कोडोमेन। कोई हमारे पास f फंक्शन है
जो x है किस में है, y में, एक है कि फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयव के प्रतिबिंब भिन्न होते हैं, अर्थात x1 x2 किसको बिलोंग कर रहा हो, x को, के लिए fx1 बराबर यदि किसके है, fx2 के, और इंप्लाइज क्या कर जाए, x1 बराबर x2, तो फलन कैसा कहलाता है, एक है कि, अन्यथा कैसा कहलाता है, बहुएकक, अन्यथा कैसा कहलाता है, बहुएकक। समझ में कुछ नहीं आया होगा, अभी आएगा। मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया, कोई फंक्शन ले लिया क्या, fx बराबर, और ये जो फलन है f जो फलन है नेचुरल नंबर से किस में है, ये नेचुरल नंबर में, x की जगह क्या लिया मैंने, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं, और उसका कोडोमेन भी क्या लिया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो याद ही होंगे क्या होते हैं, 1 2 3, तो मुझे ये देखना ये एक है कि फलन है या नहीं है। तो जो इसका डोमेन है, डोमेन कौन है इसका, n, नेचुरल नंबर, और डोमेन में क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये भी क्या है इसका कोडोमेन, ये भी क्या है नेचुरल नंबर। यदि x का मान मैं 1 रखूं वहां से, तो fx का मान कितना आएगा, 2 आएगा, 1। यदि x का मान मैंने कितना रखा, 1 रखा, x का मान कितना रखा, 1 रखा, तो y का कितना मान आया, तो 1 का प्रतिबिंब किससे बनेगा, 2 से। यदि फिर यहाँ 3 भी आएगा, कहीं 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। यदि मैं x का मान 2 रखूं, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर क्या रखूं, 3, 3 का किससे बनेगा, 3 क्या 9 और 1 10, कहीं आएगा भी रास्ते में 10 भी, 3 का किससे बनेगा, 10 से। तो इस फंक्शन में यदि मैं x का एक मान लूंगा, मतलब यदि एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही से बने, तो ऐसा क्या कहलाता है, एक ही कहलाता है। सुनो जरा, कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई फंक्शन मैंने fx बराबर ले लिया, दोबारा से यही ले लिया, और ये फंक्शन मैंने ले लिया z से z में, z क्या कहलाती है, इंटीजर्स, पूर्णांक। भाई n तुम्हें याद है ना क्या होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, z तुम्हें मालूम है ना क्या होते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट, पीछे को कितना, -1 -2 -3 -3 डॉट डॉट। फलन जो f है z से किस में, z में। तो यदि मैं x का मान लूं 1, तो इसके अंदर z आएंगे, और ये भी कौन है हमारा, z। z में क्या होते हैं, 0 -1 -2 -3 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ क्या आएगा, 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट 1 2 3। यदि मैं x का मान कितना लूं, 1, तो fx का मान कितना आएगा, 2 आएगा भी पक्का। तो 1 का प्रतिचित्रण किससे बन रहा, यदि मैं x का मान -1 लूं, जब भी 2 ही आएगा। इसको बोलते हैं बहुएकैकी। बहु माने मतलब कई सारे एक से जाके मिल गए। यदि एक किससे जाके मिलेगा, एक से जाके मिलेगा, तो कैसा कहलाएगा, एकैकी कहलाएगा।
और कई सारे एक से जाके मिलेंगे तो कैसा कहलाता है? बहु एक एकी। अब तुम्हारे मन में एक बात आ सकती है, जी ऐसा भी हो सकता है क्या? मतलब कैसा? जैसे मैं लूँ यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी मैंने कुछ ले ली 1 2 3 4 5 6 7, दो का कहीं 3 से बन गया, दो का 5 से बन गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। किसी फंक्शन में x की जगह 2 रखूं, मान कितना आया? 3, फिर 2 रखूं 5 आ जाएगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ये फलन नहीं है। ठीक है भाई, 2 या 3 भी मिल सकते हैं एक से जाके। जैसे 3 एक से जाके मिलेंगे, बहु माने बहुत सारे, किससे जाके मिल गए? एक से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहु एक एकी। यदि एक एक से जाके मिल रहा है तो क्या बोलते हैं? एक एकी बोलते हैं। ठीक है, फिर अब समझना दोबारा से परिभाषा को आपके साथ। बहु एक एकी, x का मान मैंने 1 रखा, 1 का वर्ग कितना होता है? 1, 1 और 1, तो एक किससे जाके मिला? फिर मैंने -1 रखा, -1 का वर्ग 1 और 1, तो -1 का भी 2 ही आ रहा, 2 का 1 आ रहा, तो बहु एक एकी। और भी बन सकते हैं, जैसे 2 लूं मैं, 2 का क्या आएगा? 2 3 4 और 1 5, 2 का किससे जाके बनेगा? 4 5, 5 से, -2 का किससे बनेगा? 5 से ही। तो कैसा फलन है ये? बहु एक एकी। अब सुनो, एक फलन f है, x है किस में? एक एकी फलन कहलाता है। ठीक है, यदि f के अंतर्गत, यानी कि इसके अंतर्गत x की अलग अलग अवयव, ठीक है, और उसके प्रतिबिंब भी कैसे बने? अलग अलग। भाई यो अलग अवयव है, अलग का अलग ही, एक का नहीं खर्चा, भिन्न का मतलब ठीक है भाई, x के भिन्न 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 मतलब कैसे? अलग अलग। जो प्रतिबिंब भी कैसे बनने चाहिए? अलग अलग बनने चाहिए। तो ऐसा फलन क्या कहलाता है हमारा? एक एकी। और यदि एक एकी नहीं है तो वो फलन कैसा कैसा कहलाता है? बहु एक एकी। तो परिभाषा आएगी तो लिखने के लिए तुम यहां तक लिख सकते हैं। एग्जाम में कह दिया भैया एक एकी फलन को परिभाषित कीजिए, तो यहां से करके यहां तक लिख देना। अर्थात का मतलब, ठीक है, अर्थात का मतलब ये होता है वैसे, x1 x2 किसको बिलोंग कर रहा? x को। यदि f(x1) किसके बराबर हो? f(x2) के, और x1 बराबर x2 के आ जाए तो फलन कैसा होता है? मतलब ये दूसरे वाले भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तुम यहाँ बस यहाँ तक ही लिख दीजिए, काफी है। और बहु एक एकी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए डोमेन और रेंज। जो भी x के मान हैं, जो भी x के मान है वो क्या कहलाते हैं? डोमेन। जैसे भाई इसमें हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। जैसे 4 रखूंगा, 4 रखूंगा तो क्या आएगा? 4 चौक 17, समझ गए भाई? 17। तो इसके डोमेन है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके डोमेन क्या है? 1 2 3 4 5 6 जो भी है इसके डोमेन है। अब इसकी रेंज क्या है? चलो लिख देता हूं यहाँ पे, इसका जो डोमेन है, डोमेन कौन कौन है भैया इसके अंदर? 1 2 3 4। इसकी रेंज बताना। रेंज 2, 2 के बाद कौन? 5, 5 के बाद कौन? 10, 10 के बाद कौन आया? 17, आगे तक आएंगी। और कोडोमेन भी कौन है इसका? को डोमेन वो बाद वाला ही होता है कोडोमेन। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है, इसके भी क्या निकाल सकते हैं? जैसे 0 लेंगे, यदि 0 ले तो बताओ, 0 लेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 0 लेंगे, देखिए कितना आएगा? ये 1 आएगा।
ठीक है, तो जो जिससे प्रतिबिंब बनता है, तो जो इधर वाले होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, डोमेन। जिनका प्रतिबिंब बन गया वो रेंज, और सारे को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, नोट करिए इसे परिभाषा को, और ये एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, और ये सब डोमेन कोडोमेन सब लिख लो इनके बारे में। ठीक है, तो इसे कर लीजिए, बाकी कल करेंगे।